साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। बिल्ली एक बार फिर थैले से बाहर आ चुकी है और इस बार थैले से बाहर बिल्ली निकाली है फवाद चौधरी ने। आपको याद होगा मैंने कहा था कि कुछ ही दिनों के बात है कि अदलिया के ख़िलाफ़ भी मुहिम शुरू हुआ चाहती है, क्योंकि अदलिया भी वो फैसले नहीं दे रही जो तहरीक इंसाफ चाहती है। तो अब वो मामला हो गया शुरू और फवाद चौधरी ने नया कटा खोल दिया, यानी ये ज़िम्मेदारी मिल गई है फवाद चौधरी को। फवाद चौधरी जो पिछले कई दिनों से तहरीक इंसाफ के अंदर एक मुतनाज़ा करैक्टर की हैसियत से यानी उनका जिक्र हो रहा था, अब लगता यूँ है कि उनकी लॉयल्टी का इम्तिहान लेने के लिए उनको दहकती आग में झोंक दिया गया। फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा है, एक खसूसी इंटरव्यू उन्होंने दिया है ARY पे, और एक बयानिया फ्लोट किया उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रजीम चेंज हमेशा अदलिया और फ़ौज ने मिलकर की है, और इसका मतलब ये है कि ना फ़ौज न्यूट्रल रह सकती है ना अदलिया न्यूट्रल रह सकती है। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट अटैक फ़ौज पर कर दिया है फवाद चौधरी ने। खान साहब ने ये अटैक फ़ौज के ऊपर, वो तो खुद करते हैं न्यूट्रल कह के फ़ौज को जितना वो यानी उनकी हवाले से बदगुमानी फैला रहे हैं, ये टास्क अब उन्होंने अदलिया का दे दिया है फवाद चौधरी को। फवाद चौधरी ने यह कहा कि अगर अस्करी इदारा ना चाहता तो हमारी हुकूमत कैसे गिर सकती थी, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल कैसे हो सकती है। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी सियासत की अहम खिलाड़ी है, और सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की अहम खिलाड़ी है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि अदलिया भी रजीम चेंज की एक बहुत अहम खिलाड़ी है। और उनका स्टेटमेंट सीधा सीधा ये कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी सियासत का प्लेयर है, वो कैसे न्यूट्रल हो सकता है। पाकिस्तानी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट अदलिया दोनों पॉलिटिकल प्लेयर हैं और तारीख में इन दोनों ने मिलकर हमेशा रजीम चेंज की है। इससे पहले उन्होंने कल जो एक सेमिनार हुआ उसमें भी उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन पहले हम वो गुफ्तगू सुनते हैं जो उन्होंने काशिफ वासी के प्रोग्राम में की। इदारा अगर न्यूट्रल है, आपके ख्याल में न्यूट्रल है जी? वो न्यूट्रल है? न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का प्लेयर है, वो कैसे न्यूट्रल है? वो गया उधर होगा। ये क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की सियासत में वो एपॉलिटिकल है? नहीं, कोई एपॉलिटिकल नहीं है। देखें, वो तो पॉलिटिकल प्लेयर है पाकिस्तान में, ये फैसला करना है उन्होंने अपना। देखें, एक और इशू है, पाकिस्तान की जो 70-75 साल की जो तारीख है उसमें फौज और जुडिशरी दोनों पॉलिटिकल प्लेयर है। ये ऐसे ही अब हम कहें कि नहीं पॉलिटिकल प्लेयर है, लहदा बात दिल बहलाने के लिए हम कहना शुरू कर दें। मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे शख्स को फांसी लगा दी इन्होंने, ये तो जुल्म की हद है, कोई मजाक थोड़ी है इन्होंने जो किया। अब तो फवाद चौधरी का ये बयान बताता है कि तहरीक इंसाफ दी बस हो गई है हुनो, यानी ये आखिरी घर रह गया था जिसके हवाले से समझा जाता था कि वो एक यानी इंसाफ का मंबा और मरकज़ है, जो कि खान साहब को तौहीन अदालत करने के बावजूद इज़्ज़त एहतराम से जाने देता है और उनके ऊपर उठने वाले सवालात को अपने ऊपर लेकर तनकीद का सामना करता है। लेकिन खान साहब कहते हैं ना, हमेशा वो हज़रत अली का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। अगर अदलिया ने खान साहब को तौहीन अदालत में नाअहल करार नहीं दिया, उनको सियासत से आउट नहीं किया, इसके बावजूद वो अदालतों के ऊपर अटैक करने से बाज नहीं आ रहे, तो अब लगता ही हो कि तहरीक इंसाफ ने जो आखिरी कार्ड है वो भी खेलने का इरादा कर लिया। आखिरी कार्ड तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट वो फोरम था जिसके ऊपर ये समझा था कि वो शायद रिलीफ दे दे, और अब भी बहुत से जजों के ऊपर ये तनकीद की जाती है कि वो PTI के जज है और वो PTI को फेवर करते हैं। लेकिन उनको रजीम चेंज में तब्दीली का मोहरा करार देना और उनको ये कहना है जी कि वो कभी यानी वो पावर कॉरिडोर है, बात तो दुरुस्त है, बात कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं की फवाद चौधरी ने। लेकिन तहरीक इंसाफ के इस वक्त बात करने का मकसद ये है कि वो तहरीक इंसाफ जो कल तक फ़ौज के साथ थी, आज वो फ़ौज को गालियाँ दे रही है। कल तक वो अदलिया की हिफाजत किया करती थी, आज वो अदलिया को गालियाँ दे रही है। तो इस सारे सिनेरियो को अगर आप देखें तो जो दूसरा फ्रीक है, यानी जो इस वक्त हुकूमत में है, वो है नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ और उनके लोग जो हैं वो ना अदलिया का दिफा कर पा रहे हैं ना फ़ौज का दिफा कर पा रहे हैं, और दिफा करें भी तो किस मुंह से करें। या तो मुझे लगता है, जो मुझे लगता है, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, लोग कहेंगे नहीं जी आप गलत बात कर रहे हैं, लेकिन एक नुक्ता नज़र मेरा ये कि इमरान खान बिल्कुल
यानी वो कर रहा है जो कि शायद कहीं भी मुस्लिम लीग नून के लोग करना चाहते थे। यानी वो अदलिया के ख़िलाफ़ भी उनको शिकायतें थी, फ़ौज से भी उनको बड़ी शिकायतें थी, और फिर जिस न्याजी की खातर, जिस इमरान खान की खातर नवाज शरीफ को रांदा दरगाह किया गया, उसे सज़ा दी गई, उसे दुनिया भर में जलील किया गया, उसके ख़ानदान की इज़्ज़त को उछाला गया, उसको पूरी दुनिया में रुसवा किया गया, बाकायदा रुसवाई का तौक उसके गले में डाल दिया गया। तो उस रुसवाई का तौक गले में डालने में तो यही दो नज़ारे थे, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज, यानी दोनों इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। तो आज अगर आप देखें तो एक नुक्ता नज़र ये भी है कि फिर यानी हाँ पै गई नवाज शरीफ दी, जो नवाज शरीफ सोचदा सी वो पै गया वापस। अब इसको आप भले ये कहें कि नहीं, अदलिया ने भी ख़ुद को चेंज किया है, इस्टेब्लिशमेंट ने भी ख़ुद को बहुत चेंज किया है और सियासत से लातल्लुक़ हो गई है, लेकिन वो जो हाँ पड़ी हुई है, जो कुछ वो सोचते थे कि उनके साथ हुआ है, उसका फिर रिफ्लेक्शन तो नज़र आता है। ये तो ले पालक बच्चे थे। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, यानी दो बातें समझ में आती हैं। फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत तनकीद हो रही है और सीधा बाजवा साहब पे अटैक हो रहा है, लेकिन बाजवा साहब उन्हें कुछ नहीं कह रहे। तो बाजवा साहब पे तनकीद का मतलब तो समझ में आता है कि बाजवा साहब को अगली एक्सटेंशन ना मिल जाए। यानी अगर किसी के ज़हन में है कि उनको शायद नवंबर के बाद भी एक्सटेंशन दी जाए तो उनको एक्सटेंशन ना मिले, और वो जो पिछली लाइन में लगे हुए हैं उनको, मैं नहीं कहता जनरल फैज़ हमीद, कोई और भी जर्नल हो सकते हैं, जो भी मेरिट में होगा वो तो ये चाहता होगा ना बाजवा साहब एक्सटेंशन ना लें। जनरल फैज़ हमीद का तो शायद अगला चौथा पाँचवा नंबर है। और दूसरी बात ये कि वो फैसला किसने करना है, वो फैसला तो जो हुकूमत वक्त होगी वो करेगी। तो खास साहब की हुकूमत तो है नहीं, लेकिन वो चाहते ही होंगे कि इतना दबाव तो रखें ना कि अगर उनकी हुकूमत नहीं है तब भी जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन ना ले। अब जनरल बाजवा साहब के एक्सटेंशन ना लेने के पीछे उनका क्या मकसद है? जनरल बाजवा से नाराज़ है कि जनरल बाजवा साहब ने वो जो उनको सपोर्ट दी हुई थी वो उन्होंने वापस खींच ली है। तो जनरल बाजवा को इसलिए मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, और जनरल बाजवा वो क्यों उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे, वो क्यों उसके ख़िलाफ़, यानी ये अगर हुआ होता किसी और सियासी जमात ने किया होता, किसी और सूबे के लोगों ने किया होता, यानी किसी और ने किया होता, इमरान खान के अलावा यू नेम एनीबॉडी, किसी ने भी किया होता तो उसका जन बच्चा कोलू में पीस दिया जाता, अदालतें भी नोटिस ले लेती और इदारे भी उठा लेते। वो अली वज़ीर को किस बात की सज़ा है? अली वज़ीर ने फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर की हुई ना, तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा कराची में, उसको बेचारे को ज़मानत नहीं मिल रही, उसको उठाते अंदर कर देते हैं। तो ईमान मज़ारी इसकी मिसाल है। ईमान मज़ारी की वालदा को जब उठाया गया तो उसने सीधा जिसको बुरा भला कहा, उन्होंने बाकायदा उसकी FIR दर्ज करा दी, वो उस केस से बरी हो गई हैं, तो उनको रिलीफ मिला है। और रिलीफ के पीछे भी लोग कहते हैं जी वो चूँकि उनका ताल्लुक भी PTI से बहुत है रिलीफ देने वालों का, तो इसलिए उनको रिलीफ मिल गया। लेकिन फ़ौज अगर उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकती है तो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लेती? इमरान खान पुप्पी का पुत्र है, या फिर इमरान खान के साथ कोई माहिदा हुआ है? तो मुझे यूँ लगता है कि बाजवा साहब शायद ये चाहते हैं कि वो, यानी अपने ले पालक बच्चों को जो उन्होंने पाल पोस के बड़े किए, इनको जाते जाते वो कुछ ऐसी सज़ा ना दे जाए, कुछ उनको निशान इबरत ना बना जाए कि कल को फिर वो, यानी उनको भी मुश्किल हो जाए। मुश्किल तो होगी ना, ज़ाहिर है कि फिर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, वो उनके पीछे पड़ जाएंगे। और अभी तो सिर्फ वो ज़ुबानी कलामी मामला चल रहा है, और जो सरकारी मुलाजिम होता है, चाहे फ़ौज का आर्मी चीफ ही क्यों ना, उसको एक ना दिन रिटायर होना है, तो उसके बाद उसे सिविल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारनी है। या तो वो फिर मुल्क से बाहर चले जाएँ, जिस तरह और जर्नैल गए, तो उन्हें अपने पेश रो जर्नैलों की लाइफ के बारे में मालूम है। अब यानी उनका हाल ये कि उनकी मर्सी के लिए अपीलें की जा रही हैं, तो उन्हें पता है कि जर्नैलों का हाल क्या हुआ जिन्होंने एक्सट्रीम पोजीशन ली। तो बाजवा साहब इसलिए एक्सट्रीम पोजीशन लेने से कतरा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ये इसको सियासी लड़ाई रहने दिया जाए। और अगर खान भी लगा हुआ है, हम पे भी थोड़ी बहुत बात कर लेता है, तो चले इसको सियासी बयानिया समझ के छोड़ दिया जाए। तो वो मेरा ख्याल है इसलिए वो इस बात को थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं कि वो उनको इबरत की मिसाल नहीं बनाने देना चाहते। और ये पाकिस्तान की तारीख में शायद जनरल बाजवा वाहिद हुक्मरान है जिन्होंने यानी इतनी छूट दी हुई है कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों वो लोग हैं जिन्होंने फ़ौज के ऊपर बेतहाशा बैशिंग की हुई है और अदलिया के ऊपर बेतहाशा बैशिंग की हुई है। और हाँ साहब
तो शुरू हुए थे ना 12 वो जो रात 12 बजे अदालत क्यों खोली, मैं कोई चोर था, मैं कोई डाकू था, फिर लोगों ने सुलह करा दी कि नहीं अदालतें ज़रा आप जाए अदालतों में तो आपको यानी इंसाफ मिलेगा। अब वो जिद पे अड़े हुए कि वो मेरे मरासले की तहकीकात करें, फिर वो जो उनका खिलाफ तौहीन अदालत का केस हुआ, अब वो नैब का केस, तो वो अदालतों पे प्रेशर डाले और प्रेशर कर डाले उन्होंने अटैक ही कर दिया है। ये जो कुछ फवाद चौधरी ने किया है ये बिला सोचे समझे नहीं है, ये एक प्लानिंग है। फवाद चौधरी और शेर रशीद के बारे में तो ये बात तय थी कि उन दोनों का तहरीक इंसाफ के अंदर चैप्टर क्लोज हो चुका है और ये दोनों उधर से आए थे, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब के दिए हुए तोहफे थे। तो जब इस्टेब्लिशमेंट ही के साथ ताल्लुक ही नहीं रहा तो फिर इन दोनों की जरूरत नहीं थी। और ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट और खास साहब के दरमियान एक ब्रिज थे और अब वो ब्रिज टूट चुका है, और दुकानें बंद हो गई, अगले ने क्या फ़ारग, इसलिए वो रजीम चेंज में शेर रशीद आपको नज़र नहीं आए। और वो जो महंगाई के खिलाफ मार्च, वो शेर रशीद कल ही मार्च करता रहा, तो उन शेर रशीद का चैप्टर क्लोज हो गया है। फवाद चौधरी का चैप्टर क्लोज होने वाला था तो उसने बचा लिया। फवाद चौधरी के बारे में खबरें थी ना कि वो दाएं बाएं लेफ्ट राइट जा रहे हैं, पीपल पार्टी से मिल रहे हैं, उसका तो आज कल उन्होंने खुल के बराबर को भी रगड़ दिया, सबको रगड़ दिया और ये अपनी लॉयल्टी का इम्तिहान दे दिया। सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासत के सीने में बिल्कुल जो है ना वो कहते हैं कि वो बड़ी सख्त होती है और लॉयल्टी का इम्तिहान बहुत बड़ा होता है। तो सीधा बम उसने अपने ऊपर गिरा लिया फवाद चौधरी ने, उन्होंने सीधा अदलिया को जो अटैक किया है। इस पर अदलिया भी मुझे नहीं लगता कि कोई रिएक्शन देगी, क्योंकि अदलिया ने और बड़े मामला में रिएक्शन अभी तक नहीं दिया जिन पर उनको देना चाहिए था। तो इसलिए बड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लिया उन्होंने और वो इसमें से बच निकलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जदू खान साहब कुछ नहीं कह रहे थे सानू की कहेंगे। तो फवाद चौधरी को का कम बैक जो है, यानी उनको जो सर्वाइवल की जंग है, उनका टास्क है अदलिया को अटैक करना, तो उन्होंने ना सिर्फ एक स्पेशल इंटरव्यू दिया काशिफ वासी को, उसमें अटैक किया, बल्कि जो रजीम चेंज सेमिनार किया उसमें भी उन्होंने अदलिया को टारगेट किया। और उनका कहने का मकसद ये कि अदलिया भी जो है इन्वॉल्व है और अदलिया भी यानी एक की प्लेयर है, और इसमें का जो रजीम चेंज की बात अगर आप करेंगे तो उसमें आप अदलिया को रूल आउट नहीं कर सकते। यानी अदलिया भी न्यूट्रल कोई नहीं, वो ये कह रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि अदलिया न्यूट्रल है और अदलिया आज़ाद फैसले करती है। टिल्ट होता है राइट लेफ्ट का, और लेकिन एविडेंस भी होते हैं, चाहे आप ओकामा पे ही निकालें, लेकिन ओकामा एक कम से कम कोई वो चीज़ तो थी ना, यानी कोई चीज़ सामने तो आई ना। मरासला जिसका वजूद ही नहीं है उसके ऊपर जी वो मरासला निकालें। अब वो असद उमर ने एक और इंकशाफ कर दिया है। चीफ सारे ऑन बोर्ड नहीं थे कि साजिश नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि डीजीआईएसपीआर ने, जो कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के ऑफिसर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, जो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहरिया को, नेवी को और फजाइया को, उन्होंने इतनी बड़ी बात कही आके उसके बाद किसी तीनों चीज की तरफ से कोई तरदीद नहीं आई। उन्होंने कहा चेयरमैन जॉइंट चीफ और तीनों सर्विस चीफ मौजूद थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका ओपिनियन क्या था। दूसरी बात उन्होंने ये की कि डीजीआईएसआई ने ये कहा कि साजिश जो है वो हमें नहीं नजर आई, और ये दुरुस्त बात है, उन्होंने कहा था कि नहीं नजर आई। उन्होंने कोई मुफस्सल रिपोर्ट पेश की? नहीं, उन्होंने कोई मुफस्सल रिपोर्ट नहीं पेश की, बल्कि कोई भी रिपोर्ट नहीं पेश की। कोई कागज वहां पे एक पेज का भी कागज नहीं प्रेजेंट किया गया। उस मुरासले के अलावा कोई और दस्तावेज उस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं की गई। मैं ये नहीं कह रहा कि डीजीआईएसआई जिस नतीजे पे पहुंचे वो गलत नतीजा था, हो सकता है कि वो सही नतीजे पे पहुंचे हो, लेकिन जिस रिपोर्ट की, जिन तहकीकात की बुनियाद पे उस नतीजे पे पहुंचे, वो उस मीटिंग के अंदर कोई मुफस्सल ब्रीफिंग के अंदर शेयर नहीं की गई। हाँ, ये जरूर कहा था उन्होंने कि उनको नजर नहीं आ रही। डीजीआईएसपीआर ने ये दावा नहीं किया कि तमाम सर्विस चीफ्स ने यह कहा था, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उनकी मौजूदगी में यह हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी सर्विस चीफ ऐसा था जो कह रहा था हाँ साजिश है, ये मैं नहीं कह रहा। तो सर फिर पॉइंट क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि साजिश नहीं है, ये हर एक ने नहीं कहा था। असद उमर की गुफ्तगू सुने तो वो भी इस बयानी को दबड़दूस कर रहे हैं। तो ये दो वीडियोस जो आई हैं, इन दो वीडियोस ने तहरीक इंसाफ की जो अंदर की कहानी है वो खोल दी है कि खास साहब ने सब तैयार कर लिया कि ऑल आउट जाओ जी, जिन्हें रहना, जिन्हें जाना बिल्लो के घर, या बिल्लो के घर जाओ या अपने घर जाओ। तो खास साहब के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, देयर इज़ नो ऑप्शन के वापस जाए। अब खास साहब के पास रास्ते क्या है? आखिरी रास्ता तो है कि अदलिया दबाव में आ जाए, फ़ौज तो आ नहीं रही। तो अब उन्होंने अदलिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो अटैक किया है, ये अटैक बड़ा ख़तरनाक है। पिछले एक हफ्ते 10 दिन से जो कनाडा से और लंदन से बाजवा साहब पे अटैक हो रहे थे,
अब अदलिया पे अटैक हुआ, कल को ये नाम ले लेके अटैक करेंगे, फलाना जज फलाना जब, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनके इरादे कुछ और ही हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर, और जैसे जैसे हुकूमत कामयाब होती जाएगी इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, और ये नज़र आ रहा है। बात तो समझ लें कि बाजवा साहब लाए थे इनको, या उनकी टीम लेकर आई थी, या जल्द फैज़म लेकर आए थे, लेकिन जो आने वाले जर्नैल होंगे बाजवा साहब के बाद, अगर बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेते, जो उम्मीद है कि नहीं लेंगे, वो ऐलान कर चुके हैं, और जो उन लोगों को उम्मीद है, जो उनके बाद को उम्मीदवार है कि दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इज्जत से निकल जाएंगे कि चलो यार, जनरल रहील शरीफ भी तो निकल गया था ना, जनरल रहील शरीफ जाके सऊदी अरब नौकरी कर रहा है, क्या नहीं भी चले गए थे, वो भी सुना कि वो ठीक ही है। लेकिन जिनको बाकायदा हटाना पड़ा, निकालना पड़ा, मुशर्रफ की वर्दी उतरवानी पड़ी, उनके लिए देख लें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। जो आने वाले जर्नैल है ना, उनके लिए परेशानी होगी। और जो फ़ौज के हवाले से लोग कहते हैं कि फ़ौज के अंदर क्या सारे पीटीआई के लोग हैं, क्या सारे इस बात पर खुश है कि उनके आर्मी चीफ पे तनकीद हो रही है, क्या सारे वीलॉग्स कर रहे हैं बैठ के, क्या सारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल कर्नल, कोई एसएसजी कमांडो रहा है, कोई कहीं रहा है, कोई नवाज शरीफ के साथ ड्यूटी दे चुका है, कोई शहबाज शरीफ के साथ ड्यूटी दे चुका है, और मुझे हमें बड़ा पता है जी, ऐसे किसी काबुल ही नहीं गए, अमेरिका को निजात नहीं दिला सकते। तो ये सारे वो हैं जो पिछले 10-20 साल में फ़ौज के अंदर, यानी जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ अटैच था और फ़ौज अमेरिका की मदद कर रही थी और अमेरिका से भारी फंड ले रही थी, और अमेरिका पाकिस्तान को लड़ाई लड़ने के पैसे दे रहा था, इन सब ने लड़ाई लड़ी है। अब जो उनको अमेरिका से गुलामी से निजात चाहिए, और इमरान खान ने उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया और वो लगे हुए हैं। फ़ौज के अंदर एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस बात पर सख्त गुस्से में है कि क्या हो रहा है, हो रहा है। किसी की जुर्रत नहीं थी कभी फ़ौज के ऊपर उंगली उठाए वो, लेकिन फ़ौज के अंदर जो बताने वाले बताते हैं, वो कहते हैं जी दुनिया बदल गई है, इंफॉर्मेशन के सोर्सेज बदल गए हैं, सोशल मीडिया कैसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप सोशल मीडिया पे ना जाएं, उसको ना फॉलो करें, ना देखें, तो वो सुकून ही सुकून है, लेकिन अगर आप उस पर जाएंगे तो फिर बेसुकूनी होगी। लेकिन अभी मुझे लगता है फ़ौज के अंदर मेरी कुछ लोगों से बात होती है तो वो इस बात पर खुश नहीं है कि बाजवा साहब को टारगेट किया जा रहा है, फ़ौज को टारगेट किया जा रहा है। फ़ौज की ये सेंसिटिव किसने बचानी है? फ़ौज ने बचानी है। अगर फ़ौज ही समझती है सियासतदान बचाएंगे तो वो नहीं बचाएंगे। अगर फ़ौज समझती है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ उनको बड़ा सपोर्ट कर रही थी, हल्ला लल्ला मचाई हुई थी फ़ौज, क्योंकि वो तो चल ही आपके सर पे रहे थे, और इस तरह ये मौजूदा हुकूमत भी करेगी या मुस्लिम लीग नून भी करेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई उनको दोबारा इस तरह का कुशन मिलेगा। अवाम के अंदर इज़्ज़त बढ़ती जा रही है, अवाम ये समझती है कि फ़ौज को उस मामले से अलग होना चाहिए, लेकिन इस तासुर को जो ख़राब कर रहा है वो इमरान खान है। इमरान खान ने वो जो न्यूट्रल कह के जो किया हुआ ना, यानी तो आम आदमी इस बात को नहीं समझता। मैंने 2 यूथियों की गुफ्तगू सुनी ऐसे गुजरते गुजरते, तो एक कह रहा था बड़े न्यूट्रल बनते ने, प्लॉट लेंदे ने, तेज बेचते ने, तो ये वो लोग हैं जो इससे पहले फ़ौज की तारीफ़ किया करते थे, अब इन्हें ये याद आ गया। तो ये किसने सारा इनके ज़हन में गंद डाला है? इमरान खान साहब और उनकी जमात के लोगों ने डाला है। और दूसरा कह रहे थे बड़े तजर्बाकार सी, बड़े तजर्बा का की कर लेना ने आके, ये दूसरी जमात के लिए जिस वक्त इक़्तिदार में उसके लिए लेसन है। आम कॉमन मैन जो है वो खुश नहीं है, ना हुकूमत से खुश है, ना अपोजिशन से खुश है, ना फ़ौज से खुश है, और ना किसी और से खुश है। तो खुश किधर तो है, क्योंकि आम आदमी कन्फ्यूज़ इतना हो गया है कि उसको नहीं समझ आ रही केड़े पासे जावा, मंजी कितने डावा, कहाँ जाए लोग। उनको नहीं समझ आ रही कि कौन है हमारे दर्द का दरमा। गंद इतना मचा हुआ है, चीज़ें कंट्रोल ट्रांसपेरेंट अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ये किसने करना है? ये हुकूमत का काम है, ये इदारों का काम है। वो नहीं कर रहे। उन्होंने भी जिस तरह डॉलर का फ्री फॉल है ना, इस तरह पॉलिटिक्स का और बयानिए का फ्री फॉल है। बयानिया जिधर मर्जी ले जाओ, आज अमेरिका ने मन कर लिया है उधर ले जाओ, आज वो अदलिया न्यूट्रल नहीं है उधर ले जाओ, फौज न्यूट्रल नहीं है उधर ले जाओ, आज किसी और तरफ ले जाएं, कल किसी और तरफ ले जाएं। तो ये इससे माहौल पूरा गंदा हो रहा है। इससे लगता है कि हमारी सिमत ठीक नहीं है, हम क्लूलेस लोग हैं। और ये मैं बात सबके हवाले से कर रहा हूँ बड़ी माजरत के साथ। बाजवा साहब की इज़्ज़त प्यारी है, सबको प्यारी है, उन्हें प्यारी है, हमें भी प्यारी है, लेकिन इस पर वो जो कुछ करना है ना, वो मैं हुकूमत से तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो करेगी। सियासी हुकूमतें ये काम कर नहीं सकती, वो कितना भी चाहती हूँ
लेकिन उन्हें अवाम के पास जाना होता है, इस अपने वोट बैंक का सामना करना होता है, तो वो ऐसे काम नहीं करती जिस पे उनको कल को अवाम के सख्त सवालों का जवाब देना पड़े। ये मेरा ऐसा गुमान है और मेरा तजर्बा ही कहता है। तो इस पर किसको एक्शन लेना होगा? मुझे लगता है कि फ़ौज तो कर रही है, हुकूमत एक्शन लेगी, लेकिन हुकूमत जिन मामलात में डल गई है, पड़ गई है, वो नहीं करेंगे। और फिर मैं फिर उधर सोचने में मजबूर हूँ कि वही स्वाद ले रहे हैं, वो कहते हैं होर चुपो गन्ने, सुनी ना मिसाल, होर चुपो। तो दोनों तरफ से मार पड़ रही है, दोनों तरफ से मार पड़ रही है। अब ये एक बात समझ में आती है कि जितना को बोल सकता है, जितना को अपना कैथारसिस कर सकता है वो कर ले, एक दिन उसे थक हार के खामोश हो ही जाना है। लेकिन तब तक क्या हमारा इतना नुकसान नहीं हो चुका होगा कि हमें दोबारा उसको मेकअप करने में, भरपाई करने में मदद मिले? आप देख लें पेंटागन ने क्या नहीं किया, इंडिया की फ़ौजें क्या नहीं कर रही कश्मीर में जो कुछ वो कर रही है, क्या इंडियन उसके ऊपर बात करते हैं? लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त अंडर फायर है, अंडर टारगेट है। कोई ना सियासतदान टारगेट में है, ना कोर ने, असल टारगेट फिर फ़ौज है। अदलिया में भी बात करेंगे तो जी अदलिया इसलिए दार नहीं कि वो फ़ौज के इन्फ्लुएंस में है। तो कौम, जो मेरा ख्याल है, मुझ जैसे लोग अब देख रहे हैं, ना चाहते हुए भी कि इसके ऊपर कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। अपना गुरुद्वारा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।